हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो निरंतर नए नए और अनोखे प्रयोग कर रही है। और इसमें एक प्रयोग यह है कि हमारे देश में कृषि करने के तौर तरीकों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। भारत सरकार ने परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए और बजट में पर्याप्त निधि की व्यवस्था भी की है। जैविक खेती व मोटे अनाजों की खेती के उत्पादों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया गया कि वर्ष 2023 को मिलेट ईयर मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। हम जानते हैं कि जो मोटे अनाज हैं उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप में होता है और अफ्रीका महाद्वीप में ये लगभग 489 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। दूसरी ओर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो एशिया का 80% और विश्व का 20% उत्पादन भारत में होता है। हम जानते हैं कि हरित क्रांति के पहले हमारे देश में ज़्यादातर मोटे अनाज ही खाए जाते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत अधिक मात्रा में इनका उपभोग होता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद इसके क्षेत्रफल में निरंतर कमी आती गई। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ जो कुल अनाजों का उत्पादन होता है उसमें मोटे अनाजों की हिस्सेदारी 41% के आसपास है और मोटे अनाज उगाने की तरफ किसान फिर से लौट रहे हैं और अभी पिछली वर्ष 2021-22 में इसके उत्पादन में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम एपिडा के आंकड़ों के अनुसार देखें तो मोटे अनाज की घरेलू खपत भी बढ़ रही है और इसका निर्यात भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मोटे अनाजों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, कंगनी, कोदो, समा, चना, रागी, कट्टू, चौलाई, कुटकी ऐसी प्रमुख फसलें हैं। तो जो गेहूं और चावल हैं या जो दूसरी हाइब्रिड फसलें हैं उनकी तुलना में मोटे अनाज किस तरह से लाभदायी होते हैं। तो अगर हम मोटे अनाजों में देखें तो मुख्य रूप से इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड, बसी अम्ल, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B6 व कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज की मात्रा कम होने से इससे डायबिटीज़ का खतरा भी कम होता है और जिनको डायबिटीज़ हो गई है उनके लिए ये लाभकारी है। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो हमारे देश में महामारी के रूप में उभर रही है और विश्व की सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। इसीलिए इन फसलों को सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। ये फसलें कम पानी में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के परिणाम आसानी से सहन करने की क्षमता रखती हैं तथा इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होने से इनकी उत्पादन लागत कम होती है क्योंकि इसमें रासायनिक खाद और ख़ास तौर से पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उच्च पोषण और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हुए बदलती जलवायु परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता के कारण हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में मोटे अनाजों को पुनर्जीवित करने की रुचि बढ़ रही है और सरकारें इस ओर काम कर रही हैं। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि इसके विपणन और व्यापार की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था न की जाए। इसको करने के लिए भारत सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें प्रमुख प्राइवेट कंपनियां, आपूर्ति श्रृंखला के हितधारक, एफपीओ, स्टार्टअप, निर्यातक, मोटे अनाजों में गुण मूल्य वृद्धि करने वाली प्रसंस्करण इकाइयाँ
और इनके उत्पाद ब्रांडिंग करके मार्केट में लाने वाली कंपनियों की एक नेटवर्किंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस ओर व्यापक कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए। दुनिया में अगर हम देखें तो धीरे धीरे रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता कमज़ोर हो रही है और जो आधुनिक फसलें हैं उनका उत्पादन निरंतर गिर रहा है। स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। इससे हम जानते हैं कि कोविड के बाद जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, मोटे अनाजों के प्रति रुझान निरंतर बढ़ रहा है और इसमें जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए हमारे देश में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले मोटे अनाजों की खेती क्यों नहीं बढ़ रही है इतना लाभ होने के बाद, तो इसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है कि भारत सरकार की नीतियाँ। भारत सरकार रासायनिक खादों पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके तहत भारत सरकार गेहूं और चावल को वितरित करती है PDS के तहत, जिससे उसका बहुत बड़ा बाजार बन गया है। दूसरी ओर जो मोटे अनाज हैं उनकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमतें नहीं मिलती हैं, उनकी उत्पादकता कम होती है और इनके बीजों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। इस वजह से मोटे अनाजों की खेती को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो मोटे अनाजों के को बहुत ज़्यादा मेहनत करके उगाना पड़ता है और इसमें जो लोग काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है। ज़्यादातर ये अनुपजाऊ या कम उपजाऊ ज़मीनों में उगाए जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में इनकी खेती होती है, तो इनकी मार्केटिंग करना बहुत महंगा होता है। इसीलिए फार्म गेट पे या किसान के गांव में इनकी बहुत अधिक कीमत नहीं होती है। अगर हम भारत सरकार के आंकड़ों को देखें तो इसका बाजार बहुत बड़ा है। 2025 तक ये लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार से बढ़कर 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। और भारतीय मोटे अनाजों को इंडोनेशिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम देशों में भारत सरकार द्वारा विक्रेताओं की बैठकें की गई हैं ताकि इनके निर्यात को बढ़ाया जा सके। अभी भी हमारे यहाँ से इसका बड़े पैमाने पर निर्यात होता है और जो मुख्य रूप से फसलें निर्यात होती हैं उसमें ज्वार बाजरा ही है और इनका इंडोनेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, मेक्सिको, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील और नीदरलैंड को निर्यात किया गया है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि मोटे अनाज के जो बीज होते हैं वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं और इनको प्रसंस्करण करने के लिए एक स्टैंडर्ड मशीन बनाई जाना संभव नहीं होता है। तो ये बहुत सुविधाजनक नहीं होता है और ज़्यादातर प्रसंस्करण हाथ से किए जाते हैं जो महंगे हो जाते हैं। साथ ही साथ जो इनके कारखाने हैं वो भी स्थानीय रूप से नहीं मिलते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो तमिलनाडु का धर्मपुरी, उड़ीसा का कोरापुट या मध्य प्रदेश के डिंडोरी और मंडला के जो मोटे अनाज हैं उन्हें अगर प्रसंस्कृत करना होता है तो इन्हें महाराष्ट्र के नासिक में ले जाना पड़ता है और इनका परिवहन का खर्चा बहुत अधिक होता है, जिससे कि ये बहुत महंगे उत्पाद हो जाते हैं और उपभोक्ता उतना पैसा इनके लिए देते नहीं हैं। पर हाल ही में बहुत सारे राज्यों द्वारा इस तरह के कदम उठाए गए हैं कि वो स्थानीय रूप से मशीनों को अनुदान पर उपलब्ध कराएं ताकि किसान स्थानीय रूप से इनके प्रसंस्करण की इकाइयाँ लगा सकें। खासतौर से इस तरह के प्रयास तमिलनाडु और छत्तीसगढ़
के बहुत अच्छे परिणाम वाले रहे हैं। इस तरह के हस्तक्षेप की ज़रूरत लगभग सभी राज्यों में है। अगला जो तीसरा कारण है वो है तकनीकी और नीतिगत कारण। जब तक तकनीकी और नीतिगत प्रयास सरकारों द्वारा नहीं किए जाएंगे तब तक इस मोटे अनाज की फसलों को बहुत अधिक प्रसंस्कृत और संवर्धित करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाना संभव नहीं होगा। साथ ही भारत सरकार को ये देखना होगा कि जिस तरह की सब्सिडी वो केमिकल फर्टिलाइज़र और दूसरे अनाजों पे देते हैं, बीजों पे सब्सिडी देते हैं, उसी तरह की सब्सिडी की व्यवस्था मोटे अनाजों पर होना चाहिए। मोटे अनाज की जो प्रसंस्करण की इकाइयां हैं, जो स्टार्टअप हैं या जो कंपनियां ब्रांडिंग करके इनके उत्पाद ला रही हैं, उनमें जीएसटी की छूट या दूसरे तरह के अनुदान की व्यवस्था अगर भारत सरकार करती है तो इसको बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला जो मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है वो है इनकी गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी के मानक, स्टैंडर्ड मानक तय नहीं है। मोटे अनाज की मांग को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसकी गुणवत्ता को स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे खाद्य पदार्थों में स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, अगर उस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन करके इनका विपणन किया जाता है तो उपभोक्ताओं में एक स्वाभाविक रूप से इनके प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ती है और वो इनके उपयोग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी छिलके वाले खरपतवार जिसमें फफूंद लग गई है, छोटे कंकड़ पत्थर, ऐसे बहुत सारे मिलावटी के साथ मोटे अनाज मार्केट में आते हैं और इसी कारण से इनका मूल्य बहुत कम किसानों को उपलब्ध होता है। तो इसमें मानक निर्धारित करना आवश्यक है। बीजों की गुणवत्ता में भी सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक बीजों में गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तब तक इसकी उत्पादकता को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद के सहयोग से अलग अलग किस्मों के बहुत अच्छे बीज विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके परिणाम भी अच्छे दिखने लगे हैं। इसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसको अगर हमें बाज़ार की व्यवस्था करना है तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इसकी सप्लाई चेन में, उनको एक ही लाइन में लाने की ज़रूरत है ताकि वो एक साथ काम कर सकें। और भारत सरकार द्वारा इस पर काम शुरू किया गया है, जिसमें गहन बाजरा संवर्धन परियोजना के तहत अभी हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, बारानी क्षेत्र विकास परियोजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिससे मोटे अनाजों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। फिर भी इस नेटवर्क को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में मोटे अनाजों को निर्यात करने और इनके मार्केट को विकसित करने का काम भारत सरकार द्वारा एपीडा को सौंपा गया है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर मोटे अनाज खरीफ सीजन में ही उगाए जाते हैं और इनमें जो प्रमुख राज्य हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और मध्य प्रदेश हैं। जो मिलेट्स हैं इनको प्रोसेस्ड करके ब्रेड, बिस्कुट, लड्डू, पास्ता, प्रोबायोटिक्स, इडली, डोसा, उत्पम, नूडल्स, इस तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मोटे अनाजों और इससे मूल संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने अपने शीर्ष कृषि निर्यात प्रोत्साहन निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के माध्यम से व्यापक रणनीति तैयार की है। दिसंबर 2022 से दुनिया भर में भारतीय मोटे अनाजों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों को भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय जो शेफ्स हैं, रसोइये हैं, उनकी पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट को भी चिन्हित किया जा रहा है
और जहां इस तरह के कॉर्नर विकसित किए जा सकें जहां मोटे अनाज के उत्पाद उपलब्ध हों। ख़ासतौर से बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि इसके निर्यात और संवर्धन के लिए अनुबंध हो सके और इस पर एक प्रोजेक्ट के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम में कार्य हो। रेडी टू ईट उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एपीडा ने बहुत सारे प्रयास शुरू किए हैं और उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी, बेल्जियम, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे स्टेक होल्डर्स की बैठकें कर, रोड शो कर प्रचार शुरू किया गया है। मोटे अनाजों में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए फूडेक्स, सियोल फूड एंड होटल शो, सऊदी एग्रो फूड सिडनी में फाइन फूड शो, बेल्जियम एंड बेवरेज शो, जर्मनी का बायो फ्रेंच और अनूगा फूड फेयर, सैन फ्रांसिस्को का विंटर फैंसी फूड शो में भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज के उत्पादों को भेजा जा रहा है, जहां इनकी प्रदर्शनी होगी और जहां कंपनियों को और उपभोक्ताओं को इनसे परिचित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 30 ई कैटलॉग विकसित किए गए हैं और इन कैटलॉग में ऐसे उत्पादों और उनके गुणों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इसी तरह भारत सरकार द्वारा एक सूची बनाई गई है कि कौन सी संस्थाएं, कौन से व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और कौन से स्टार्टअप्स हैं, ताकि सभी दूर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर क्रेता, विक्रेता, प्रसंस्करणकर्ता, उत्पादकों की जानकारी मिल जाए और इससे लोग आसानी से इस व्यापार को आगे बढ़ाए जा सकें। ख़ासतौर से मिठाइयाँ, नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट, सीरियल मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, स्नैक्स जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इन्हें अच्छी पैकिंग के साथ रेडी टू ईट फूड के रूप में सर्व किया जाए। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मार्केट में जैसे लुलू समूह है, कैरीफोर है, अल जजीरा है, अल माया है और वालमार्ट जैसे कंपनियों से इस मोटे अनाजों के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन प्रयासों का परिणाम ये हुआ है कि मोटे अनाजों का जो निर्यात है वो निरंतर बढ़ रहा है और ये जो निर्यात है वो मुख्य रूप से यूएई, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, यूके और यूएसए में हो रहा है और इसमें अभी इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मेक्सिको, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और नीदरलैंड को हमारी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है। मोटे अनाज में जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि 16 प्रमुख फसलें होती हैं, जिसमें सोरगम, ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, माइनर मिलेट, कंगनी, प्रोसो मिलेट, चीना, कोदो मिलेट, कोदो, बर्नयार्न, समा, बाजरा, इंगोरा, छोटा बाजरा, कुटकी और कुट्टू और चौलई और ब्राउन टॉप बाजरा ऐसे प्रमुख फसलें हैं जो निर्यात में जिनकी मांग निरंतर बढ़ रही है। एपीडा द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी समझौते किए जा रहे हैं और जो खासतौर से एफपीओ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस क्षेत्र में लाया जा रहा है। हमारे देश में भी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, खासतौर से आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, केलॉग्स, नेस्ले, हल्दीराम, पतंजलि, डाबर, ये सब भी अपने अपने ब्रांड और प्रसंस्करण करके मोटे अनाजों के उत्पादों को बाज़ार में ला रहे हैं। तो यहाँ स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एफपीओज़ के लिए बहुत अच्छा मौका है,
कि भारत सरकार की नीतियों का फ़ायदा उठाएं, इसमें जो अनुदान मिल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाएं और अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। इससे न केवल हम प्रकृति की ओर लौटेंगे और अच्छा पोषक खाना अपनी जनसंख्या को उपलब्ध करा पाएंगे, बल्कि बहुत सारी जो आधुनिक बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारियां हैं, उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। तो अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए सरकार, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, बाजार और उपभोक्ता और समाज मिलके काम करेंगे तो निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।